जीनियस गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जिस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आज यहां पर आपको मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की, और इंजीनियरिंग फिजिक्स के मॉडल पेपर की हम यहां पर बात करने वाले हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि एक गेस्ट पेपर मेरी तरफ से यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स को लेकर प्रीवियस सेमेस्टर्स के जो आपके क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एनालाइज करके यहाँ पर तैयार किया गया है। मुझे यहाँ से उम्मीद है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज उस टॉपिक से देखने को आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले आप हर बार की तरह पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। अपने जो चैनल्स हैं, अपने जो क्या कहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने जो ग्रुप्स हैं, उन सब में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी बच्चा ना छूटे आपका इस मॉडल पेपर से। तो आई होप आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। और एट द एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशंस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। तो आई थिंक आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने मॉडल पेपर की। कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलेगा जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो सबसे पहला आपका काम होता है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, और इन्विजिलेटर की इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि आप इस दिए हुए स्पेस में अपना रोल नंबर फिल कर लें। जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसको आप यहां पर फिल कर लेंगे, देन आपका काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर पर और ज़्यादा ओवर राइटिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, अदरवाइज वो यूएफएम की कैटेगरी में माना जाता है। तो यहाँ पर आपका कितने पेजेस का वो पेपर रहने वाला है वो यहाँ पर प्रिंटेड होता है। सब्जेक्ट का कोड आपका यहाँ पर लिखा होता है जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है। जैसे आपके सब्जेक्ट BAS रहेगा फिजिक्स का तो वो यहाँ पर मेंशन रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो इधर आपका पेपर ID लिखा होता है इस बार कोड के नीचे, जिसकी एंट्री आपको अपनी आंसर बुकलेट में करनी होती है। और आंसर बुकलेट के फ्रंट पेज पर किस तरीके से आपको एंट्री करनी है कि आपकी मिस्टेक वहां पर ना हो, वो वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पेपर का फॉर्मेट। यहाँ पर आपका सॉरी ये सेमेस्टर फर्स्ट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर है क्योंकि आपका तो फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा। थ्योरी एग्जाम आप देने जा रहे हैं। सेशन यहाँ पर 2025-26 आपका रहेगा और सब्जेक्ट का नेम इंजीनियरिंग फिजिक्स रहने वाला है। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। 3 घंटे आपको युद्ध करना है और वो युद्ध आपका 70 नंबर के लिए रहेगा। और कुछ बच्चों का टारगेट रहता है कि 21 नंबर के लिए बस हम ये युद्ध लड़ने, है ना। मेन टारगेट, मेन फोकस सबसे पहले यही रहता है। जैसे मैं स्टडी करते हुए भी आपको ये बताता हूं कि आप पूरे बिल्डिंग को एक साथ उठाकर नहीं चलेंगे, एक साथ नहीं बना सकते हैं। 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके आप एक एक 10-10, 50-50 ब्रिक्स को ऊपर लेकर जाएंगे और वहां पर आप उस एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो वैसे ही आपका जब आप एग्जाम हॉल में अपना पेपर करते हैं तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि किसी तरीके से हमारे ये 21 नंबर सिक्योर हो जाए। देन उसके बाद जितनी भी नॉलेज आपके पास है वो फर्दर आप उसको अपनी नंबर, अपनी परसेंटेज को हाई करने में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर की बात। और पहले एक यहाँ पर नोट भी लिखा होता है। नोट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपको सबसे पहले तो सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं जो भी सेक्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आपको पता है 3 सेक्शंस आपके रहते हैं। सेक्शन A आपको मिलेगा, सेक्शन B आपको मिलेगा और सेक्शन C आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे कहा है कि अगर कोई डेटा मिस है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है तो वो आपको सुटेबल फॉर्म में जो भी वहां पर वैल्यूज होती हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, वो आप वहां पर अपने आप से कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। जैसे सपोज आपको पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.142, इस तरीके से आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वही वैल्यू आप लेकर चलेंगे। स्पीड ऑफ लाइट की अगर आपको कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में जरूरत है और वो नहीं दिया हुआ है तो आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेकर चलेंगे। इस लाइन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आई थिंक आप इस नोट को समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सेक्शन A की। सेक्शन A में आपके जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं इन ब्रीफ फॉर्म।
ब्रीफ फॉर्म मतलब आपको डिटेल में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, डिटेल में आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर रखता है। तो टोटल 7 क्वेश्चन आपके रहेंगे और पहला सेक्शन आपका 14 मार्क्स का हो जाता है। और मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको लास्ट में ही करेंगे, सबसे लास्ट में। वो क्या रीजन है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे ही मैं इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस ले लूंगा आपको बताऊंगा कि क्यों मैं फोर्स करता हूं सेक्शन ए को सबसे लास्ट में करने के लिए। और लास्ट की 35 मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं 35 से 40 मिनट्स मैक्सिमम है ये, इससे कम में अगर आप सेक्शन ए को निपटा लेते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अदरवाइज 35 से 40 मिनट ही आपको यहां पर लेकर चलनी है। तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी? पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर क्या लिया है, पहला क्वेश्चन है कैन कॉम्पटन इफेक्ट बी ऑब्जर्व्ड विद विजिबल लाइट? क्या कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट के साथ आप देख सकते हैं? एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफली। अगर ये एक्सप्लेन ब्रीफली भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल इतना क्वेश्चन होता तो उसने ऊपर ही बोल दिया है कि ब्रीफली आप आंसर देने वाले हैं, और नहीं भी बोला होता तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्ट्रेटेजी बनाकर शॉर्ट में ही इसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉम्पटन इफेक्ट से कि क्यों वो विजिबल नहीं होता है, क्यों आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं विजिबल लाइट के लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स लॉ के जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट ही यूनिट से मैंने यहाँ पर लिया है। देन हम सेकंड यूनिट पर चलते हैं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या डिफरेंस होता है ये आपका पूछा जाता है, और 2 नंबर में केवल और केवल 2 या 3 पॉइंट्स में ही आपको ये डिफरेंस बता देना है, ठीक है। और अगर आप सेपरेटली बताना चाहते हैं तो पहले आप कंडक्शन करंट के बारे में बताएंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो आप ये मानकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपसे 2 टॉपिक पूछे गए हैं, तो 1 नंबर इस टॉपिक का है और 1 नंबर इस टॉपिक का है। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने पार्ट में पूछा गया है, उसी हिसाब से आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट डाउन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर जो है उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, केवल वो लिखने हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप इस पॉइंटिंग वेक्टर के पूरे डेरिवेशन को 2 नंबर में करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द स्लिट इज स्मॉलर देन वेवलेंथ इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न? यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में अगर स्लिट की विड्थ जो है वो वेवलेंथ से छोटी हो जाती है तो तब क्या होगा, ये यहां पर पूछा गया है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मेटा स्टेबल स्टेट? डिस्कस देयर रोल इन द लेजर एक्शन। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, उसका क्या रोल है लेजर के एक्शन परफॉर्म होने में, वो यहां पर पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला तो मेटा स्टेबल स्टेट 1 नंबर का बन जाता है, फिर उसके रोल को भी बताना है लेजर एक्शन के अंदर, वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एट द एंड आपसे 5th यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाई ए क्वांटम वेल? क्वांटम वेल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आई होप आप लोग इन 7 के 7 क्वेश्चंस को समझ गए हैं। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन वो पूछ ले ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन बहुत ही कम रहता है कि कोई कर सके। तो मुझे उम्मीद है मैंने वैसे इसका सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है। अगर आपने 3 डेज प्लान वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि एक 1 शॉट वीडियो आपकी 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने पूरे फिजिक्स का बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका 2 मार्क्स वाला जो ए सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट 5th तक। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, वो सारी चीजें वहां पर आपको बताई गई हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए हो जाता है। और मैंने सेक्शन ए के शुरुआत में बोला था कि आपको प्लीज इस सेक्शन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो आपका फ्रेश माइंड होता है। आप कुछ भी उस सब्जेक्ट से जो पढ़कर गए हैं वो सब आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश तरीके से रखा हुआ है। तो आप
कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख सकें जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप शुरुआत में सेक्शन ए करने बैठ जाते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा उसके आंसर में लिखना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आपने ज़रूरत से ज़्यादा लिखना शुरू किया तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर वो बिगड़ जाता है तो एट द एंड पहुंचते पहुंचते जो आपके पास लास्ट के 30 से 40 मिनट बचते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चंस छूटने लग जाते हैं जो आपको आते थे 7 मार्क्स के क्वेश्चन। तो फिर वहां पर आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो छूट जाता है, कंप्लीटली आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जब आप सेक्शंस ए को लास्ट में करते हैं तो आपका माइंड भी थोड़ा सा थकने लगता है, आप भी थक जाते हैं, तो आप उतना ही सफिशिएंट लिखेंगे जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये हर एक क्वेश्चन में आपकी स्ट्रेटेजी होनी भी चाहिए, जितना सफिशिएंट पूछा गया है वही आप अगर आंसर में लिखेंगे तो एग्जामिनर पर सही इंपैक्ट आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉपी पड़ेगा। अदरवाइज आपके का जो कहते हैं ना पहला इंप्रेशन जो है एग्जामिनर के ऊपर वो बहुत ही खराब जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रेटेजी के साथ सेक्शन ए को सबसे लास्ट में ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए, तो ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस हो गए हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कि सेक्शन ए को हमें क्यों सबसे लास्ट में करना है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहता है, 3 क्वेश्चन है तो ये आपका 21 मार्क्स का हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शुरुआत में ही हमारा टारगेट होता है 21 नंबर का। अकॉर्डिंग टू द 70 मार्क्स 30 मार्क्स पर आपका पासिंग रहता है सब्जेक्ट थ्योरी का। ठीक है, तो ये सेक्शन वो है जो आप टारगेट करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में मेरे कम से कम इतने नंबर तो आ ही जाएं किसी तरीके से। तो आप अगर सेक्शन बी को ही पूरा ब्लॉक कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर देते हैं, तो आप यहीं पर अपनी जंग जीत जाते हैं। आगे तो आप अपनी अगली होने वाली जंग को यानी कि परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए लड़ रहे होते हैं। तो इस सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से समझकर चलना है। मैं ये भी बता देता हूं, जो बच्चे दिमाग में बनाए हुए बैठे हैं कि आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल की जो वेटेज है उसको साइड कर देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, मैं ये भी बता देता हूं कि ये पूरा सेक्शन भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है। यानी कि इस पूरे सेक्शन में पांचों के पांचों क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपके पांचों क्वेश्चंस हर एक यूनिट से न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछे गए हैं। तो अगर आपने न्यूमेरिकल को साइड ऑन किया हुआ है तो फिर आपका पूरा सेक्शन ये ब्लॉक हो जाएगा, आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आप जरूर तैयार करके जाएंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट के लिए आपको डेरिवेशन यानी कि उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और फाइनल डेल्टा लैम्डा की वैल्यू तक आपको डेरिवेशन करना है। आगे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी अटैच करके दिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल के साथ अटैच करके आपको दिया है कि अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग नहीं है, आपने तैयार नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आता हुआ 7 नंबर का क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माना आपने कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्टिंग वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से तैयार किया है बच्चों, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप फंस जाएंगे, यहाँ पर 7 मार्क्स का पूरा वेटेज नहीं ले पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको देखूं तो ये 4 मार्क्स का आपका ये डेरिवेशन हो जाता है और 3 मार्क्स में आपका ये न्यूमेरिकल पोर्शन होने वाला है। इस तरीके से आपके 7 मार्क्स जो हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट का। अब बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट से। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल इन्वॉल्व है। तो स्टेट एंड रिड्यूस द पॉइंटिंग थ्योरम एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बताना है और उसके लिए एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिखकर दिखाना है। आगे उसने यहाँ पर 2 टॉपिक्स और पूछ लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड स्किन डेप्थ। आई थिंक डिस्प्लेसमेंट करंट हमने 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व कर लिया था, कोई बात नहीं है, वो तो आपने वहां पर कवर कर लेंगे। और यहाँ पर स्किन डेप्थ आपको पूछा गया है, तो स्किन डेप्थ भी आप यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि अगर मैं अब इस क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की मार्क्स की बात करता हूं तो ये आपका हो जाता है डेरिवेशन 3 नंबर में। ठीक है,
3 नंबर का ये हो जाता है। अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को देखें यहाँ पर तो 2 नंबर में आपकी ये दोनों डेफिनेशंस हो गई हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका स्किन डेप्थ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल छोटा ही है, शॉर्ट है, इस वजह से इसका वेटेज आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है और ये इसी वजह से क्वेश्चन के साथ अटैच करके पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाता है अगर आपका उस क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें पूछी गई हैं। फिर बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे और न्यूमेरिकल छोड़ देंगे और वो अपने जो नंबर हैं वो 6 माने हुए बैठे होंगे कि हमारे 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे जब आपने बिल्कुल सही किया है। अदरवाइज अगर आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 3 + 2 5 मार्क्स का वेटेज ही आपका यहाँ पर बन के चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन के नेचर को भी और मैं यहाँ पर क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ न्यूटन्स रिंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड एंड वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट। यानी कि न्यूटन रिंग्स का यूज करके आप कैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप यूज कर रहे थे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में उसकी वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर आपका जो एपरेटस, आपका जो सेटअप किस लिक्विड में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन न्यूटन रिंग की एप्लीकेशन से पूछा गया है कि न्यूटन रिंग की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। न्यूटन रिंग की एप्लीकेशन होती है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप और जो लाइट आपने यूज की है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो उस पर यह क्वेश्चन बना है। साथ ही साथ इसमें भी आपका एक न्यूमेरिकल अटैच है। न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड नॉर्मली इन द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। द डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग दिया हुआ है तो फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड थिकनेस ऑफ द फिल्म। ये आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्योंकि 2 ही पार्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन के दिख रहे हैं तो पहला पोर्शन आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा और ये न्यूमेरिकल आपका 3 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है। तो ये आपका इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में होने वाला है। आई होप आप लोग सेक्शन बी का जो 3rd क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का वो भी समझ गए होंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपसे सेपरेटली 7 नंबर का नहीं पूछ सकता है या ये एप्लीकेशन या डेरिवेशन 7 नंबर में नहीं पूछ सकता है। पूछ सकता है बिल्कुल, उसमें आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप इस माइंडसेट के साथ अगर एग्जाम हॉल में जाएंगे कि केवल और केवल मैं डेरिवेशन या न्यूमेरिकल करके अपने क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा अटेम्प्ट उनको, तो वो चीज आप भूल जाइए। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका थ्योरेटिकल डेरिवेशन पार्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी अटैच कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? ताकि किसी भी पार्ट की वेटेज कम ना हो पाए, ठीक है। तो ये आपके 3 यूनिट्स के सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो अगर ये तीनों क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप इन तीनों को अटेम्प्ट कर लेंगे और आपका सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि 4th यूनिट से है। ड्रॉ ए नेट डायग्राम ऑफ रूबी लेजर एंड डिस्क्राइब इट्स मेथड ऑफ वर्किंग। यानी कि रूबी लेजर के नेट डायग्राम को आपको बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है हाउ इज इट लेस सुपीरियर देन द हीलियम नियॉन लेजर। यानी कि रूबी लेजर के साथ साथ आपको हीलियम नियॉन लेजर भी पढ़ना होता है जो कि सुपीरियर होता है रूबी लेजर के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रूबी लेजर क्यों सुपीरियर नहीं है हीलियम नियॉन लेजर के कंपैरिजन में, वो बताइए। तो सिंपल अगर हम कहें तो इसकी डिसएडवांटेज यहाँ पर पूछी गई है। तो ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स का वेटेज रखता है यहाँ पर, और ये जो लेस सुपीरियर देन द हीलियम नियॉन लेजर है ये यहाँ पर 1 मार्क्स का वेटेज ही आपका लेकर आएगा। क्योंकि यहाँ पर केवल आपको रीजन बताना है क्यों आपका सुपीरियर नहीं है, या 1-2 पॉइंट में आप इसकी एडवांटेज बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन हो जाता है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन की जो कि यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट आर द
changes in the properties that take place in a material when its size reduced to nanoscale। मतलब कहने का ये है कि ये पूछ रहा है कि अगर आप किसी भी मटेरियल के स्केल को घटा देते हैं, छोटा कर देते हैं, नैनो स्केल पर ले जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे उसने ये भी कहा है कि गिव सम एग्जाम्पल ऑल्सो विच एक्सप्लेन द रीजन फॉर दीज प्रॉपर्टी चेंज। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से भी आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है जो कि इन प्रॉपर्टीज चेंजेस को बताएंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एक अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, उसको आपने छोटा करके एक टैबलेट बना दी है, तो टैबलेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टैबलेट कंपेयर टू उस मटेरियल जो बड़े साइज में था, उसके कंपैरिजन में जब आप इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये जल्दी से क्या हो जाती है, उसमें मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है। तो यानी कि इसके मेल्टिंग प्रॉपर्टी जो है, मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है जब आप इसको नैनो स्केल पर लेकर गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है कि आपको ये एग्जाम्पल की हेल्प से भी बताना है। ठीक है, तो आई होप इस पहले वाले पार्ट को आप समझ गए हैं, जो कि यहां पर 7 मार्क्स में 4 मार्क्स का वेटेज लेकर आ रहा है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, आगे जो 3 मार्क्स का है वो आपका न्यूमेरिकल है। ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हैज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड एंड ए क्रिटिकल फील्ड ऑफ 0.0306 टेस्ला एट 0 केल्विन। फाइंड द क्रिटिकल फील्ड एट 2.1 केल्विन। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाता है, जो कि 3 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर रखता है इस क्वेश्चन के अंदर। यूनिट नंबर 5 का न्यूमेरिकल बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप आसानी से इस यूनिट के न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी हो जाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको आपको ध्यान में रख के चलना है, तैयार करके चलना है। इस मॉडल पेपर का उद्देश्य ये भी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो अगर अभी रह रहा है तो आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आपको ऑप्शन रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहां में उनमें से आपको कोई भी एक पार्ट अटेम्प्ट करके चलना होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा यहां से। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन है सेक्शन सी में, और हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो 7 × 5 यानी कि ये 35 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो जाता है। तो जब मैंने बताया शुरुआत में कि सेक्शन ए को सबसे लास्ट में करना है, तो पहले कौन सा करना है, कोशिश करें सेक्शन बी या सेक्शन सी में से जो आपको बेहतर आता हो, जिसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हो, वो आप पहले अटेम्प्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ड्राइव द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स एंड सो दैट द एनर्जी आइगन वैल्यूज आर डिस्क्रीट। ये आपसे यहां पर पूछा गया है कि आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस यहां पर बतानी है इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, और फिर ये भी प्रूव करना है कि आपका एनर्जी जो है वो आइगन वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो जाता है। आगे यहां पर क्या पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन 1 डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपसे यहां पर पूछा गया है, तो वही चीज यहां पर भी हो जाती है। 4 मार्क्स का डेरिवेशन पार्ट और 3 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल पार्ट। इज दैट क्लियर? ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है। जब आप न्यूमेरिकल की सीरीज को देखेंगे, जब न्यूमेरिकल वाली वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, हलवा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं होना है। और मैंने अभी आपको सेक्शन बी में बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन कंबाइन करके दे। हो सकता है वो सेपरेटली डेरिवेशन ही पूछ ले, हो सकता है सेपरेटली 7 नंबर में न्यूमेरिकल भी पूछ ले। तो ये स्ट्रेटेजी या जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप इस स्ट्रेटेजी से रूबरू रहें। आपको जब एग्जाम हॉल में बैठे तो शौक ना लगे कि ओहो यार, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता था क्या। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए
आगे बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप सेकंड पार्ट पर जा सकते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टेट, आइगन वैल्यूज एंड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स में आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आई थिंक अगर हम ध्यान से देखें, ड्राइव द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड सो दैट द आइगन वैल्यूज इस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई है यहाँ पर बेटा। ड्राइव करनी है यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, बस ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको आइगन वैल्यूज जो है वन डायमेंशनल बॉक्स में वो फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी कि वन डायमेंशनल बॉक्स का जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर आपको करके दिखाना है। और इसका न्यूमेरिकल जो है वो ऊपर वाले पार्ट में पूछा गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आप समझ गए हैं थर्ड क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम सिनेरियो रहेगा, एक क्वेश्चन आपको कोई भी अटेम्प्ट करना है, दो क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। ड्राइव द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये सीधी सीधी बात कर रहा है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम की, पॉइंटिंग थ्योरम की, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आगे, कैलकुलेट द फाइबर लॉस थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर व्हेन द मीन ऑप्टिकल पावर लॉन्च्ड into a 5 kilometer length of the fiber is 120 into 10 to the power minus 6 watt and the mean optical power at receiver is 4 into 10 to the power minus 6 watt। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो डेरिवेशन पार्ट है वो यूनिट नंबर सेकंड का है, जो न्यूमेरिकल है वो यूनिट नंबर 4 का है, ऐसा कैसे? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे कि जिस यूनिट से आपका क्वेश्चन है उसी यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए इंक्लूड करके लेकर आया हूं क्योंकि एक सेमेस्टर के क्वेश्चन में, एक सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में आपका, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन रहते हैं, ए और बी, कोई भी एक करना होता है। तो एक क्वेश्चन दूसरे यूनिट का था और एक क्वेश्चन दूसरे यूनिट का था। अब आप खुद देखिए कि आपका अगर वो यूनिट जिसका क्वेश्चन आपको यहां पर भी मिल गया और वो आगे भी दो क्वेश्चंस मिल गए उस यूनिट के, तो अगर आपकी ये वाली यूनिट बहुत अच्छे से तैयार थी तो यहां से तो आपको सेक्शन सी में ही दो क्वेश्चन 7 नंबर के मिल गए ना, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस माइंडसेट के साथ भी आपको तैयार रहना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एकेट्यू है, आपने इसको 4 महीने के समय में एनालाइज भी कर लिया होगा कि ये कुछ भी कर सकता है। एग्जाम फॉर्म भरवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम शेड्यूल देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको किसी भी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एकेट्यू है, इसका कुछ नहीं पता है कब ये क्या कर दे, ठीक है। तो आपको हर एक माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में जाना है ताकि आपको कोई भी शौक ना लगे वहां पर के अरे ये कैसे हो गया, ऐसे भी पूछ सकता था क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल तैयार रख के चलना है, बिल्कुल प्रिपेयर आपको होकर जाना है। आगे है, ड्राइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस आपको ड्राइव करनी है। आगे प्रूव करना है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के साथ प्रोपोगेट करती हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताकर प्रूव करके चलना है, ठीक है। एक डेरिवेशन है वो यहाँ पर पूछा गया है कंप्लीट करने के लिए। देन ये आपका 4 मार्क्स का वेटेज लेकर चल रहा है। आगे, ए 100 वॉट सोडियम लैंप रेडिएट्स इट्स पावर एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर कभी कभी 5 किलोमीटर नहीं है, मीटर है, 5 मीटर भी हो जाता है फ्रॉम द लैंप, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, 2 की जगह 5 हो गया है, वो 100 की जगह 1000 वॉट हो गया है। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार करके चलना है। न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन आपका बनता है इस सेकेंड यूनिट से, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। वहां पर भी आपको दो क्वेश्चंस की चॉइस में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन द लाइट ड्यू टू द पैरेलल थिन फिल्म एंड फाइंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ये आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशंस फाइंड आउट करनी है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में। आगे उसने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न का फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड सोर्स ऑफ लाइट वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यानी कि आपको पहले कोई भी एक, चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट, पूरा डेरिवेशन करना है, उनके दोनों के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए रिजल्ट निकालनी है। फिर आपका जो दूसरा पार्ट है, रिफ्लेक्टेड का अगर आपने किया है तो ट्रांसमिटेड वाला, या ट्रांसमिटेड वाला किया है तो रिफ्लेक्टेड वाला, डायरेक्ट कंडीशंस लिख देंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। उसके लिए पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है, उसके लिए पूरा डेरिवेशन नहीं करना है। आप लिखेंगे सिमिलरली फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट, आप डायग्राम बनाएंगे और दोनों रिजल्ट्स लिख देंगे। देन उनको जब आप कंपेयर करेंगे तो वो दोनों रिजल्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। यही यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर मैं क्वेश्चन के पैटर्न को समझूं और यहाँ पर आपको बताऊं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पहला पार्ट जो है ये 5 मार्क्स का वेटेज लेकर चल रहा है, और ये सो दैट जो है ये 2 मार्क्स का वेटेज लेकर चल रहा है। इस तरीके से आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 7 नंबर का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की, जो कि खुद में 2 पार्ट में मैंने लिखा हुआ है। क्या है पहला पार्ट? डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन पैटर्न का फिनोमिना आपको डिस्कस करना है, उसमें ड्राइव करना है पूरा डेरिवेशन आपको, ठीक है। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल और यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो अब आप मान के चलेंगे 5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होने वाला है और 2 मार्क्स का ये है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर एनालाइज करेंगे तब चीजों का आपको पता चलेगा। यानी कि एक सेक्शन में 2 पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। आगे यहाँ पर ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि यूनिट नंबर 3 से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और ये जो गैस क्वेश्चन है मेरे, ये आपको समझ आ गए होंगे कि आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके चलना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन आपको क्वेश्चन या टॉपिक का पैटर्न वही रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 से ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन किया कराया है और उसके डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर पूछे गए हैं विद प्रॉपर लेबल डायग्राम। यानी कि हर एक टाइप का अच्छे से डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करके आना है, जो डिफरेंट टाइप्स हैं ऑप्टिकल फाइबर के। ये आपका क्वेश्चन हो गया है थ्योरेटिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी पूछ लिया है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लॉस ऑफ फाइबर इन द ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो पावर का लॉस होता है उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो होते हैं जिसकी वजह से वो लॉस पावर में देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो 5 मार्क्स में आपका ये हो जाता है और 2 मार्क्स में आपका ये हो जाता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में भी बन सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये लिख कर दिखाइए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपका पहला पार्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय मैटर and derive the relation between the Einstein coefficients related to 3 phenomena। यानी कि ये जो 3 फिनोमिना ऊपर हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, इनसे रिलेट करके कैसे आपके आइंस्टीन कॉफिशिएंट्स जो हैं वो रिलेशन बनाते हैं, वो यहाँ पर ड्राइव करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो पहले तो आपसे ये डिस्क्राइब किया गया है, कराया है थ्योरेटिकल फॉर्म में, क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो आपको 3 मार्क्स का ही ये कंसिडर करके चलना है। देन आपका जो आइंस्टीन कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है वो 4 मार्क्स का आपका हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्जाम पेपर में, एग्जाम हॉल में अपने पेपर को देखते हैं और वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप 20% लड़ाई में जीत गए हैं आंसर लिखने से पहले ही। क्योंकि वहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ तो अब मैं जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठूंगा तो यहाँ पर ये 3 पार्ट हैं आपके पास, इन तीनों को आपको 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अटेम्प्ट करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है वो केवल 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। ऐसा नहीं कि आप इसको और इसको तीनों को एक्सप्लेन करने में ही 7 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने बैठ जाए, तो फिर इस आइंस्टीन कोएफिशिएंट के रिलेशन के डेरिवेशन का क्या होगा।
तो वो चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है और इन छोटी छोटी चीजों से ही आपका टाइम मैनेजमेंट होता है और आपका पेपर एट द एंड नहीं छूटता है। देखिए, क्वेश्चन ना आते हुए भी मैं शुरुआत से ही आपसे कहता हुआ आता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट से अगर आपका क्वेश्चन है, उस सब्जेक्ट के सिलेबस से आपका क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है आपसे ने उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पता होगा। हाँ, उससे रिलेटेड जो भी पता है वो आप उसमें लिख कर जरूर आए अगर आपको नहीं भी आता है क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया भी है एक वीडियो के माध्यम से 6 ऐसे जो टिप्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि आप किस तरीके से अपनी आंसर शीट को रिप्रेजेंट करेंगे कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आप वहां पर बना सकते हैं अगर आप उस स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में अपनी कॉपी लिखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि 5th यूनिट से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नैनो साइंस। नैनो साइंस का क्या पर्पज है, ये यहां पर पूछा गया है। डिस्कस एनी वन मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए 2 मेथड्स आपके सिलेबस में हैं, उनमें से कोई भी एक मेथड वो यहां पर पूछ लेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नाम नहीं देगा, वो बोल देगा कोई भी एक मेथड आप बताइए, जो आपका यहां पर मन करे वो आप बता सकते हैं। एक है आपका CVD मेथड और एक है सोल जेल मेथड। कार्बन वेपर डिपोजिशन मेथड है और एक सोल जेल मेथड है, नैनो मटेरियल्स के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इनमें से कोई भी आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो 2 मार्क्स में आपका ये है और 5 मार्क्स में ये मेथड की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, 5th यूनिट बहुत इजी है, 4th यूनिट बहुत इजी है। आप इन दोनों यूनिट को कम समय रहते हुए अच्छे से तैयार कर सकते हैं, हर एक टॉपिक तक इसके पहुंच सकती हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है, ये 2 फॉलोइंग टर्म्स दी हुई हैं, मिजनर इफेक्ट और टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, उसके दोनों पार्ट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मॉडल पेपर किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन को हमें एनालाइज करना है कि हाँ कौन सा पार्ट इस क्वेश्चन का कितने मार्क्स का वेटेज लेकर आ रहा है। यानी कि अगर एक से ज्यादा चीजें वहां पर पूछी गई हैं तो उसी के हिसाब से आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हो जाता है और उसी के हिसाब से फिर आपको स्टेप मार्किंग देखने को मिलती है। तो आई थिंक आपने इस मॉडल पेपर को एंजॉय किया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस कर दीजिए और वैल्यूएबल कमेंट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, ताकि आपके और हमारे बीच का कम्युनिकेशन ऐसे ही बना रहे। और शुरुआत में जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपने कर भी दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अब भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। तो आई होप इस क्वेश्चन पेपर से आपको हुबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में, और मैं आशा करता हूं कि आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर बहुत बेहतर जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप लोगों को कि आप एग्जाम हॉल में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है उन 3 घंटे जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठकर अपना पेपर नहीं कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उससे परेशान नहीं होंगे, उसको स्किप कीजिए, नेक्स्ट पहुंचिए, उसको हम बाद में देखेंगे अपनी बताई हुई स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन को ना आते हुए को देखकर होपलेस नहीं होना है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे होगा आगे। ठीक है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन पर आपको फोकस करके चलना है। और एट द एंड सेक्शन ए आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, अंतिम 35 से 40 मिनट में कोशिश करें मैक्सिमम खत्म करने की। लेकिन मेरी तरफ से तो यही राय है कि आप 30 मिनट में ही सेक्शन ए को खत्म कर लें, क्योंकि 7 मार्क्स के क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, और 7 क्वेश्चन हैं, और 7 के लिए लगभग एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट इनफ होती हैं, 7 4 जा 28, और इसीलिए मैंने आपको 30 मिनट्स का वहां पर बोला है। तो ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसी स्ट्रेटेजी के साथ अपने पेपर को करके आएंगे। अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आपका पेपर बहुत बेहतर जाएगा। और मिलेंगे अब जब आपका पेपर हो जाएगा वो एक पोल के साथ, और अपना पोल में आंसर देना न भूलें कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।